पूछना बनता ही होगा। आज 18 तारीख हो गई है, नहीं 18 नहीं, आज तो 17 है, आज तो 17th ऑफ जैन हो गई है। हाँ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, बहुत दिनों बाद। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? टेस्ट वेस्ट आप प्रॉपर दे रहे हो? और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि एक दिन प्लान करेंगे जब आपकी डेट्स फाइनली रिवील हो जाएंगी कि कौन से डे पे आपका एग्जाम होगा। तो एक बार पहले मैं एक छोटा सा पोल कराना चाहता हूं ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कौन से बच्चे का कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम है ना। चलिए, तो पहले जरा एक बार इसकी बात कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट शिफ्ट तो 21st को है, उसके बाद 22nd है, फिर आपका 23rd है, 23rd के बाद 24th को एग्जाम है, और 24th के बाद आपका 28th को है ना। तो खैर अपने पास 5 ऑप्शन है। एक बार थोड़ा सा पता लग जाएगा कि कितने बच्चों का कौन सी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा हुआ है। एक बार जरा ये भी पता लग जाएगा अपने को, है ना। हाँ, 28th को है बेटा, वो एक बार मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन से डेट पर क्या आपका एग्जाम है, ताकि उस अकॉर्डिंग अपन चर्चा कर पाए। और जो भी आपकी क्वेरी हो, पहले अपन उन बच्चों की क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जिनका रिसेंट के 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम है। और मैं कुछ ऐसी चीजों की चर्चा भी करूंगा जो आपके दिमाग में मिथ फैला होगा, है ना। क्योंकि मेरे पास इस समय पर रिपीटेटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरी तो 28 शिफ्ट है, मेरी तो 24th की शिफ्ट है, भैया ने कहा था 24th वाली टफ होती है, भैया ने कहा था 28th की इवनिंग शिफ्ट बहुत टफ होती है। तो सब चर्चाएं करेंगे, ठीक है बेटा जी। सर बहुत घर बड़ा घर 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 क्या हो रहा है? सर अब बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा, मुझे लगा लिख रहे हैं बच्चा सर बहुत गड़बड़ हो रही है, घबराहट हो रही है। हाँ, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा बेटा, मैक्सिमम आप मान के चलो आधा घंटा 45 मिनट का होगा। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, है ना। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपके लिए लास्ट मोमेंट बहुत क्रूशल होता है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट सीरीज घर 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 क्या हो रहा है? सर अब बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा, मुझे लगा लिख रहे हैं बच्चा सर बहुत गड़बड़ हो रही है, घबराहट हो रही है। हाँ, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा बेटा, मैक्सिमम आप मान के चलो आधा घंटा 45 मिनट का होगा। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, है ना। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपके लिए लास्ट मोमेंट बहुत क्रूशल होता है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो आपको भी बाकी सब काम करने होंगे। तो बस कुछ 4-5 बातें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि जो आपका डाउट हो अभी लास्ट मोमेंट पर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सर आप मुझे भूल तो नहीं गए बेटा? किसी को नहीं भूले। जेई अल्टीमेट वालों को कैसे भूल सकते हैं यार, है ना। अल्टीमेट वालों को कैसे भूल सकते हैं यार। हाँ, मैथ्स के लाइव नहीं होगा सर प्लीज। बेटा विकास, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मैथ्स का लाइव लूं? मतलब मुझसे मैथ अब पढ़ना चाह रहे हो आप? हैं, फेल हो गए क्या पेपर में? अब तो पेपर का टाइम बहुत करीब आ चुका है, किस पे टिक करें? चलो मैं तो 28 वालों के साथ जाता हूं। देखो ये कुछ रिस्पॉन्सेज देखने को मिले हैं, एक बार जरा यहां लिख देते हैं। 21st वाले 13.5% बच्चे हैं, 24.3% बच्चे जो हैं वो 22nd शिफ्ट के हैं, और 32% बच्चे आपके 23rd वाली शिफ्ट के हैं, 18% बच्चे लगभग 24 शिफ्ट के हैं, 18 का इसको तो अपन 19 ही मान लेते हैं, और लास्ट में आपका है 10.9 के आसपास मान लेते हैं, है ना, 11% मान लेते हैं, रफ रफ एस्टिमेट है। तो ये अपने कुछ रिजल्टेंट आउटकम है। तो इसको देखकर एक बात तो क्लियरली पता लग रही है कि जो पहली 3 शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम बच्चे इस बैच के लाई कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली चर्चा तो ये कर लेते हैं, सबसे पहली चर्चा तो ये कर लेते हैं कि अगर आप में से किसी बच्चे का 28th वाली शिफ्ट में एग्जाम है, पहले मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बता दूं, है ना। एक बात जरा समझिएगा प्लीज। जिन बच्चों का 28th वाली शिफ्ट के अंदर पेपर है, वो पहली बात तो ऐसा ना सोचें कि लास्ट शिफ्ट है मेरी, और बाई चांस अगर, क्योंकि अभी तो आपको स्लॉट पता नहीं चला है, स्लॉट तो आपको एडमिट कार्ड पे पता चलेगा। मान लो कोई बच्चे का 28th को एग्जाम है, जिन 11% बच्चों का 28th को एग्जाम है, अगर उनमें से कुछ बच्चों का इवनिंग शिफ्ट में पेपर पड़ जाता है, तो वो एक काम आवश्यक रूप में करके जाएं, आप अपना पूरा समय उन चीजों पे खराब ना करें, कहीं पर जाकर आप लाइव सेशन देखने लग जाएं। क्योंकि ऐसा होगा कि जब 21st वाली डेट को आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का, तो हमारी हैबिट होती है ये चेक करने की कि चलो चेक करते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में किस तरीके के सवाल आए थे। मैं आपको उस बात को करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए कि कौन सी डेट को या कौन से दिन पर किस तरह के सवाल आ रहे हैं, पर कोशिश करना जहां पर आपको क्रिस्प कंसाइज चीजें मिले उन चीजों को फॉलो करना। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो सवाल आपके सामने आते हैं, क्योंकि डिस्कशन सेशन का जो पार्ट है वो लगभग स्टार्ट हो जाएगा, तो जब भी पेपर का डिस्कशन होता है तो एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि उन क्वेश्चंस को आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। वो टोटली बेटा जी मेमोरी बेस होता है, किसी को एग्जैक्ट टर्म के बारे में पता नहीं होता है। हाँ, आइडिया लगाते हैं अपन कि ये सब चीजें पूछी गई होंगी, बट करेक्टली यही सवाल होगा, उस बात पर अपन ज्यादा नहीं जाते हैं। तो मैं बस आपको यही बोलना चाह रहा हूं, जिन बच्चों का 28 की इवनिंग शिफ्ट में पेपर पड़ रहा होगा, उन बच्चों को लाइव सेशंस ना देखकर कहीं पर अगर आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाए तो आप उस पर रिलाई करना।
और ये सिर्फ और सिर्फ 28 वालों के लिए नहीं है, ये हर उस बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूं जिसका अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम आता जाएगा। जैसे मान लो कोई 21st का इवनिंग शिफ्ट का बच्चा है, तो वो मॉर्निंग का पेपर देखना चाहेगा। अब वो मॉर्निंग का पेपर देखने के लिए भाई क्या करेगा, मॉर्निंग का पेपर देखने के लिए भाई सोचेगा कि चलो मैं लाइव में बैठ जाता हूं, यानी जो टाइम उसको रिवीजन में लगाना था वो अननेसेसरी लाइव सेशंस में बैठकर देखेगा। तो मैं आपको उन चीजों से दूर रहने की सलाह देता हूं। मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लाइव पेपर डिस्कशन ना देखकर आप या तो उनका रिकॉर्डेड देख लें ताकि आप उसको 2x पर देख पाए, क्योंकि अपना प्राइम एजेंडा क्या होता है, अपना प्राइम एजेंडा तो यही होता है ना कि लास्ट मोमेंट पर किस तरह के सवाल आ रहे हैं। अब अगर आप उन सवालों को देखने में लाइव का वेट कर रहे हो तो लाइव का वेट मत करना, उनको या तो आप रिकॉर्डेड देख लो, और रिकॉर्डेड से ज्यादा अच्छा है मैं कहूंगा कि आप उसकी पीडीएफ देख लो, क्योंकि जितना आप इस मोमेंट पर वाईटी से दूरी आप उसको 2x पर देख पाए, क्योंकि अपना प्राइम एजेंडा क्या होता है, अपना प्राइम एजेंडा तो यही होता है ना कि लास्ट मोमेंट पर किस तरह के सवाल आ रहे हैं। अब अगर आप उन सवालों को देखने में लाइव का वेट कर रहे हो तो लाइव का वेट मत करना, उनको या तो आप रिकॉर्डेड देख लो, और रिकॉर्डेड से ज्यादा अच्छा है मैं कहूंगा कि आप उसकी पीडीएफ देख लो, क्योंकि जितना आप इस मोमेंट पर वाईटी से दूर रहेंगे उतना आपको एड ऑन एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा अभी होगा, और ये डिस्ट्रैक्शन उन बच्चों के साथ ज्यादा होगा जिन बच्चों का पेपर आप मान सकते हैं 28 को है, क्योंकि 28 वालों के साथ इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि 24 और 28 के बीच में गैप बहुत बड़ा है, यानी यहां पर 25 26 27 3 दिन आ जाएंगे, तो 3 दिन में आप सोचोगे ना जाने में क्या ही कर दूंगा। तो कोशिश करिएगा जितना आप अपने नोट्स पर स्टिक रहेंगे उतना बेस्ट रहेगा, और अगर अभी तक किसी बच्चे ने किसी भी चैप्टर को या तो आप रिकॉर्डेड देख लो, और रिकॉर्डेड से ज्यादा अच्छा है मैं कहूंगा कि आप उसकी पीडीएफ देख लो, क्योंकि जितना आप इस मोमेंट पर वाईटी से दूर रहेंगे उतना आपको एड ऑन एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा अभी होगा, और ये डिस्ट्रैक्शन उन बच्चों के साथ ज्यादा होगा जिन बच्चों का पेपर आप मान सकते हैं 28 को है, क्योंकि 28 वालों के साथ इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि 24 और 28 के बीच में गैप बहुत बड़ा है, यानी यहां पर 25 26 27 3 दिन आ जाएंगे, तो 3 दिन में आप सोचोगे न जाने में क्या ही कर दूंगा। तो कोशिश करिएगा जितना आप अपने नोट्स पर स्टिक रहेंगे उतना बेस्ट रहेगा, और अगर अभी तक किसी बच्चे ने किसी भी चैप्टर को टच नहीं किया तो बेटा टच करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप ऐसा मत करना कि आपने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देखा, आपने उसकी पीडीएफ देख ली, और पीडीएफ देखने के बाद आपको लगा कि सर ये तो सवाल ही नहीं हो रहे मेरे से, सर ये टॉपिक ही नहीं मैंने पढ़ा, और कई बार परसेप्शन बिल्ड कर लेता है बच्चा अपने दिमाग में कि इस वाली शिफ्ट में इस चैप्टर के सवाल ज्यादा आए हैं, इस वाली शिफ्ट में इस चैप्टर के सवाल कम आए हैं, तो जो ज्यादा सवाल आए हैं वो चैप्टर बाय चांस आपने नहीं पढ़ा तो आपको और फोमो क्रिएट होगा। तो इस समय पर एक ही चीज पर भरोसा रखिए, जितना पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, इस समय पर कुछ भी नया ना पढ़ा कोई भी बच्चा। अगर आपका 21st की मॉर्निंग शिफ्ट पढ़ती है, जो ये 13.5% बच्चे जो 21st को पेपर देने जाने वाले हैं, ये इस समय पर कोई भी नई चीज ना पढ़े, इस समय पर आप कोई भी नई चीज ना पढ़ें, सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी है उनका रिपीटेटिव तौर पर बस रिवीजन करो, यानी पढ़ी हुई चीज को बार बार रिवाइज करना ज्यादा अच्छा होता है बजाय एक नई चीज को पहली बार पढ़ना, क्योंकि नई चीज को पहली बार पढ़ेंगे फोमो के चक्कर में, क्योंकि आप वाईटी खोलोगे हर जगह डिस्कशन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, एक देखोगे नीचे रिकमेंडेशन में दूसरा दिखाएगा, दूसरा देखोगे तो तीसरा दिखाएगा, यानी जो टाइम हमें रिवीजन में देना चाहिए था अननेसेसरली हम अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे। क्या आपको यह बात यहां तक समझ में आ रही है, बोलो यार, यहां तक की बात समझ में आ रही है? हाँ, रिवीजन करने के लिए क्या करना है, देखो एक बात ये सबसे अच्छी बात आपने पूछी कि सर रिवीजन करने के लिए क्या करना है। बेटा रिवीजन करने के लिए जहां तक ऑर्गेनिक का सवाल है ना, मैं पहले ऑर्गेनिक की बात कर देता हूं। अगर आपने ऑर्गेनिक का रिवीजन करना है तो एक ही तरीका है ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का, आप सबसे पहले दो काम करो। आपके इसी बैच के अंदर जब मैंने कंप्लीट ओसी का रिवीजन करवाया था तो वहां पर मैंने दोनों तरह की पीडीएफ को अपलोड करवा दिया था जिसमें सीक्वेंशियल टाइप के सवाल थे। जितनी ज्यादा बार उन सवालों को आप ट्राई करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, और बाई चांस कोई बच्चा इन सभी सवालों को कर चुका है तो आप अब क्या कर सकते हो, अब आप एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो है उसमें जो कन्वर्जन टाइप के सवाल हैं आप उनको टारगेट करो, क्योंकि जितना आप मल्टी कंसेप्चुअल चैप्टर को, जितने मल्टी कंसेप्चुअल टॉपिक्स को डील करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मतलब इस समय पर इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि सभी बच्चों ने ये 5 चैप्टर तो पढ़ ही लिए होंगे, सभी बच्चों ने आईयूपीएससी पढ़ लिया होगा, सभी का जीओसी अच्छा होगा, सभी ने आइसोमेरिज्म देख लिया होगा, और बायोमोलिक्यूल हो गया होगा, और पीओसी पढ़ लिया होगा। क्या ये बेटा 5 चैप्टर तो आपने कर ही लिया ना अच्छे से, ये 5 चैप्टर तो सभी बच्चों ने अच्छे से कर ही लिए होंगे, है ना?
हाँ, अब ये हो सकता है कि सर उन सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं है, तो बेटा जिनके सॉल्यूशन हमने लाइव क्लास में डिस्कस किए थे आप उन्हीं को बार बार कर लो। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो उस पीडीएफ के अंदर कुछ और सवाल थे वो डिस्कस हो नहीं पाए थे, उनके कुछ के सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, तो आप कहां से आंसर मैच करोगे? तो आप एक काम करो, जिन क्वेश्चन को हमने लाइव के अंदर सॉल्व किया था ना, आप उनको रिपीटेटिव तौर पर करो, रिपीटेटिव तौर पर करो। जितनी ज्यादा बार करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, है ना। जिनके सॉल्यूशन नहीं है उनको आप ट्राई कर लो, बट जिनके सॉल्यूशन है उनको आप रिपीटेटिव तौर पर कर लो। और एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसमें जो कन्वर्जन टाइप के सवाल है उनको भी आप ट्राई कर लो। अच्छा, इन 5 टॉपिक के अलावा एक और टॉपिक मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं, जो कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो, फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन, जिसमें खास तौर पर दो इंपॉर्टेंट बातें, दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो बॉइलिंग पॉइंट, एक आपका मेल्टिंग पॉइंट, एक आपका डाइपोल मूवमेंट। इन तीन चीजों को देखकर जाना। और जब मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी का सेगमेंट पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने इन तीन कंपाउंड की बात की थी, मैंने इन तीन कंपाउंड की बात की थी। सभी बच्चे इस वाले सवाल को तो आवश्यक रूप में देखकर जाएं, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इन तीन का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पूछे जाने की। तो इसको आप देखकर जाना एक बार, इसको आप अच्छे तौर पर देखकर जाना, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा। सर बायोमोलिक्यूल में एंजाइम और सॉरी एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ना है क्या? बेटा एंजाइम करके जाओगे तो अच्छी बात है। मतलब अगर किसी का ये हो कि सर मैंने पूरा बायोमोलिक्यूल नहीं किया है, और अभी तक नहीं किया है आपने, तो आप बायोमोलिक्यूल में अभी के लिए सिर्फ दो चीजें कर जाओ। एक आप कार्बोहाइड्रेट कर लो, कार्बोहाइड्रेट, और एक आप विटामिन वाली टेबल कर लो, विटामिन की टेबल। आप डीएनए आरएनए कर लो और टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल कर लो, टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल। इतना भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जिसने अभी तक बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है। एवेंजर शर्मा बोल रहे हैं सर पूरी ऑर्गेनिक कर ली, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार शानदार। मतलब एक बात जरा सभी बच्चे चैट में बताना, क्या जो लेवल आपका ऑर्गेनिक का सेशन के स्टार्ट होने से पहले था, यानी जब मेरी पहली क्लास नहीं हुई थी, पहला चैप्टर शायद मैंने जीओसी पढ़ाया था आपको, तो जीओसी की पहली क्लास से पहले जो ऑर्गेनिक का लेवल था और जो आज ऑर्गेनिक का लेवल है उसमें कुछ अंतर दिख रहा है। आपको पता है 180 प्लस रखना है आपको। अब आपने जब रिपीटेटिव टेस्ट दिए होंगे तो रिपीटेटिव टेस्ट देने के बाद आपको एक चीज का तो आइडिया हो ही गया होगा कि मेरी एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या रहता है। इसको आप सेफ स्कोर मान के चलो, सेफ स्कोर इतनी रेंज में तो आपको आना पड़ेगा, है ना, सेफ स्कोर मान के चलो। अब डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज क्वेश्चन को टारगेट करो। अगर आप मेरे हिसाब से जाओ तो आप ऐसा मान के चलो कि नॉर्मली बच्चे 23 से 24 सवाल तो केमिस्ट्री में कर लेते हैं। मतलब मैंने अभी तक तो कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जो 25 में से 15-16 सवाल ही करके आता हो। केमिस्ट्री के परसेंटेज अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं। इसका मतलब आप मान सकते हो 22, 23, 24 इस रेंज में बच्चा केमिस्ट्री कर लेता है। फिजिक्स के पिछले 2 साल के लेवल को देखते हुए जितना मुझे बच्चों ने बताया और जितना मेरी कुछ अलग आ जाए उसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर पिछले जो 3 सालों का एनालिसिस है 23 का, 24 का, 25 का, नॉर्मली बच्चे यहां भी 20 से 21 सवाल टारगेट कर लेते हैं फिजिक्स में, है ना। दिक्कत सबसे ज्यादा बेटा आती है मैथ्स में, और मैं मैथ्स में बच्चों को ये कहता हूं कि आपको टारगेट सिर्फ 8 से 10 सवाल भी करना है। 25 में से 25 तो वैसे भी नहीं करना है, इतना तो टाइम ही नहीं होता आपके पास। इसका मतलब अगर आप इतना परसेंटेज अटेम्प्ट भी लेकर चल रहे हो तो भी डिसेंट परसेंटाइल आपकी आएगी, डिसेंट मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही देखो बफर रेंज क्या होती है, बफर रेंज आप मान के चलो 150 से एक मतलब 150 से नीचे जाने शुरू कर देते हैं ना तो दिक्कत आने लगती है। अगर अपने मार्क्स 150 से नीचे तो क्या होगा, या तो एनआईटी टॉप का होगा, ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी, या एनआईटी अच्छा नहीं होगा, ब्रांच अच्छी मिलेगी। यानी वहां पर हमारे पास चॉइस आ जाती है फिर कि ब्रांच को प्रायोरिटी दें कि कॉलेज को प्रायोरिटी दें। तो प्रायोरिटी अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप लगभग मान के चलो कि मुझे 150 से तो ऊपर रखने ही है नंबर, 150 से तो मुझे ऊपर रखना ही है। और बाई चांस आपके इतने नंबर नहीं आ पाते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अपने पास अप्रैल अटेम्प्ट बचा है, जनवरी अटेम्प्ट आपको इस बात का आइडिया देगा कि आपने कहां पर लैग किया और कहां पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है। समझ पा रहे हो ना बात को? यानी इसमें टेंशन मत लेना कि सर मेरे तो इतने भी नहीं आ रहे, सर मेरे तो 50 नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, सर 120 आ रहे हैं, उसके ऊपर जाएंगे नंबर, इसके ऊपर तो मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा। आपने तो 180 बोल दिया, मेरे तो इतने भी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं बेटा, आप अपना पेपर में 100% देकर आओ, जो भी कमी रह जाएगी उसको अप्रैल में पूरा कर लो। और दिक्कत कहां पर आती है कि अगर आप इसी बार अपना 100% नहीं दोगे तब समस्या है, तब समस्या आती है। समझ पा रहे हो बेटा? हाँ सर मुझे 150 प्लस मार्क्स मॉक में आ रहे हैं। अच्छा एक बार जरा सभी बच्चे ईमानदारी से बताना, हर एक बच्चा जो आप टेस्ट दे रहे हो, कुछ बच्चों ने शायद रियल टेस्ट भी दिया होगा ऑफलाइन सेंटर पर जाके, है कोई आप में से ऐसा? आप में से कोई ऐसा है जिसने रियल टेस्ट दिया हो, रियल टेस्ट जो ऑफलाइन सेंटर पर जाकर होता है, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे अप्रोच करना होता है पेपर को। सर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करें वो बचा हुआ है बेटा, अभिनव उसको तो छोड़कर मत जाओ। अगर किसी का पीओसी बचा हुआ है ना तो अभी भी मैं उससे एक ही बात कहूंगा कि बेटा पीओसी वाले चैप्टर में आप बस क्वालिटेटिव और प्यूरिफिकेशन कर जाओ, क्वांटिटेटिव छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटेटिव वाला पार्ट जाता है जिसमें परसेंटेज एस्टिमेशन था, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वालिटेटिव का मतलब जैसे सोडियम का डिटेक्शन, हाइड्रोजन का डिटेक्शन, फास्फोरस का डिटेक्शन, वो देखकर जाओ प्लीज, वहां से सवाल आते हैं। मैंने आपकी सहूलियत के लिए वहां समरी टेबल भी दिया था, समरी वाला टेबल भी तो दिया था मैंने आपको, तो उसको रेफर कर लो। और प्यूरिफिकेशन भी अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो आप क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रोमेटोग्राफी और आप वो कर जाओ डिस्टिलेशन। मतलब मैं बहुत, अब देखो कहां पर कितना मैं छोटी चीज बता रहा हूं आपको। मतलब जिस बच्चे ने अभी भी बायोमोलिक्यूल नहीं किया है वो कार्बोहाइड्रेट कर ले, विटामिन कर ले, डीएनए आरएनए कर ले, टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल कर ले, चल जाएगा काम। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक पीओसी नहीं किया है तो आप क्वालिटेटिव कर लो और डिस्टिलेशन कर लो, क्रोमेटोग्राफी कर लो, तभी भी काम चल जाएगा। ठीक है बेटा?
सर पीडब्ल्यू के टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और जेईई में 2025 शिफ्ट पेपर में 20-30 मार्क्स कमा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो लगभग हो सकता है ऐसा कि जिस शिफ्ट को आपने टारगेट किया होगा उस शिफ्ट के मार्क्स आपको लिटरली पेपर टफ लगा होगा। वो डिपेंड करता है ना कि वो पेपर की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप में से जो बच्चे टॉपर हैं 2025 शिफ्ट पेपर में 20-30 मार्क्स कमा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, वो लगभग हो सकता है ऐसा कि जिस शिफ्ट को आपने टारगेट किया होगा उस शिफ्ट के मार्क्स आपको लिटरली पेपर टफ लगा होगा। वो डिपेंड करता है ना कि वो पेपर की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप में से जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो एक बात का ध्यान रखें, ड्रॉपर बच्चे एक बात का ध्यान आवश्यक रूप में रखें। कई बच्चे ना इसको ऐसा सोचते हैं कि जैसा इस बार का पेपर है पिछले साल जैसा था सेम लेवल होगा। जैसे कई बच्चे कैसे सोचेंगे, कई बच्चे कहेंगे सर मैं ड्रॉपर हूं और मैंने पिछले साल भी जेईई मेंस दिया था और सर मेरा ना 23rd को या थर्ड शिफ्ट का ये वाला पेपर पड़ा था। तो बेटा उसको आप इस साल के पेपर को पिछले सालों के माइंडसेट को लेकर मत देने जाओ। ऐसा बस सोचो कि पिछले साल मेरे साथ ऐसा हुआ था, पता नहीं इस साल क्या होगा। बेटा इस साल आपकी प्रिपरेशन पिछले साल से तो बेटर ही हुई होगी। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो ड्रॉपर है, अभी 12th वालों पर आता हूं। यानी जो बच्चे ड्रॉपर हैं जो सेशन में हैं और जो सेशन को बाद में भी देखेंगे, वो इस बात से तो रिलाई करते होंगे ना कि इस साल का प्रिपरेशन का लेवल पिछले साल के मुकाबले तो ज्यादा ही था। इसका मतलब जो स्कोर आपने पहले किया था उससे तो बेटर स्कोर आएगा। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि मैंने साल अच्छी तैयारी की है, मैं अच्छा स्कोर करके आऊंगा, मैं बेटर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। इस बारे में आप सोचो। नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है बेटा, नेगेटिव मार्किंग को लेकर एक ही मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप पेपर देने के बाद ये सोचो कि मैं कहां पर गलती करता हूं। कुछ बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेटिव एरर, जैसे कहीं कैलकुलेशन थी उन्होंने 3 * 3 को 6 लिख दिया या 3 + 2 को 6 लिख दिया, ये कैलकुलेटिव एरर है। इसको आप अवॉइड कर सकते हो, जितने ज्यादा सवाल आप करोगे उसी से अवॉइड कर सकते हैं। और इस समय पर तो बस आपको एक ही काम करना है, खास तौर पर जिन बच्चों का 21st को पेपर होने वाला है, बेटा इस समय पर अब कोई भी नया टेस्ट मत दो। 21st वाले बच्चे ध्यान से सुने, जिनका 21 को पेपर है वो अब टेस्ट देना बंद कर दें। अब आपको बस रिवीजन पर फोकस करना है, कोई नया टेस्ट नहीं देना है। 22 तारीख को जिन बच्चों का पेपर है आप 1 से 2 टेस्ट और दे सकते हो, 23 वालों को एक और टेस्ट दे सकते हो, मतलब 21 वाले तो अब टेस्ट देना बंद कर दें। 22, 23, 24 वाले टेस्ट देते रहें और 28 वाले तो लगातार चीजों में इन्वॉल्व रहें, क्योंकि आपके पास अभी समय बहुत है। आपके पास लगभग अभी 10 दिन पड़े हुए हैं इसका के पीवाईक्यू मॉक में। ठीक है बेटा, स्टूडेंट थोड़ा सा और ट्राई करो और इंप्रूव करने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 150 भी आ रहे हैं कोई समस्या नहीं है ना, 150 भी आ रहे तो कोई समस्या नहीं है। पूछते चलो, आप जो भी आपके सवाल पूछते चलो, है ना। मेन ये सेशन को लेने का ये ऑब्जेक्टिव था ताकि इस समय पर आप ऐसा फील करते हो ना कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, अकेला अकेला महसूस हो रहा है। पेरेंट्स को नहीं बता सकते क्योंकि उनका ये एस्पिरेंट वाला माइंडसेट नहीं है, वो इस जर्नी के थ्रू नहीं गए। मैं हर चीज समझता हूं, यानी मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पहले ऐसा सोचा करता था कि कोई हो जिससे मैं अपनी बात शेयर कर पाऊं। तो आप मेरे साथ जो भी शेयर करना चाहो पूछ लो, तभी मैंने सेशन रखा है। और ये सेशन लेने का क्या ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा सब पूछो, कोई बात नहीं, बिंदास पूछो। 12वीं का बच्चा हो, बोर्ड के बारे में पूछा तो पूछो, ड्रॉपर है तो पूछो, नंबर कम आ रहे तो पूछो, पर पूछो। हाँ सर, क्या सर क्या तुक्के लगाएं मेरे स्कूल के सर के कह रहे लगा दिया करो कुछ क्वेश्चन में, क्या करूं सर। बेटा देखो, ये एक ऐसी चीज है ना, गेस वर्क। दो तरह का गेस वर्क होता है, एक तो होता है कैलकुलेटिव गेस वर्क और एक होता है रैंडम गेस वर्क। अब कैलकुलेटिव गेस वर्क कैसे होता है, कैलकुलेटिव गेस वर्क होता है जब आप दो ऑप्शन को लेकर श्योर हो, दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, दो में से कोई एक होगा, उसमें कर सकते हैं। पर अगर आप चारों को लेकर श्योर नहीं हो और फिर आप ए बी सी डी अपनी मर्जी से मार्क कर रहे हो, वो नहीं करना है। कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, रैंडम रिस्क कोई बच्चा लेकर नहीं आएगा। कैलकुलेटिव रिस्क लो, रैंडम रिस्क कोई बच्चा ना ले प्लीज, ठीक है। ऑर्गेनिक में सिली मिस्टेक हो रही है, अभिनव मौर्य जी बोल रहे हैं। बेटा कैसी टाइप की मिस्टेक हो रही है बताओ। सिली मिस्टेक के भी बहुत तरह के वेरिएशन होते हैं, कैसी टाइप की मिस्टेक थोड़ा सा स्पेसिफिक तौर पर बताएं आप। लाइक ऑप्शन में हमेशा गलत हो जाता है, लाइक ऑप्शन में ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो ट्राई करो और जितना इंप्रूव करोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ सर, टेस्ट देते वक्त नर्वस हो जाता हूं, गलत हो जाए तो इसके डर लगता है। बेटा ये तभी दिक्कत आती है जब आपने इनफ टेस्ट ना दिए हो। अगर आपने टेस्ट ज्यादा दिए होते हैं तो आपको इस तरह का नर्वसनेस नहीं होगा, इस तरह का नर्वसनेस नहीं होगा। केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, फिजिक्स में कम क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। बेटा कोशिश करो कि फिजिक्स में क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा अटेम्प्ट करो, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा आपको, डिसेंट है ये तो, है ना। जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री में लगभग 22 सवाल अटेम्प्ट कर दिए, मतलब 180 नंबर लाने के लिए आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरी एक्यूरेसी 100% होगी। 50 अटेम्प्ट करूंगा तो 200 नंबर टोटल बन गए, उनमें से मान लो 10 गलत भी हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आपके 50 क्वेश्चन आपने सही किए, 40 आपके सही हुए तो 160 हो गए, 10 नेगेटिव, तो अभी भी 150 बनते हैं। इसका मतलब लगभग इतना तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। 50 to 55 क्वेश्चंस का टारगेट तो हर बच्चा लेकर चले, इतना तो मुझे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इतना करोगे तभी जाके कुछ चीजें चमकेगी बेटा। क्वेश्चन का अटेम्प्ट ही नहीं हुआ तब तो दिक्कत आएगी, तब तो फिर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क, है ना। सर पर डे 2 मॉक दो, 21 तक 24 को पेपर है मेंस का। बेटा पर डे 2 मॉक थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, अगर आप कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो तो अच्छा है, पर मेरे हिसाब से पर डे 2 मॉक थोड़े से ज्यादा होते हैं। आप ट्राई करो पर डे 1 मॉक दो, पर डे 1 मॉक, क्योंकि मॉक देना बड़ी बात नहीं है, उसका एनालिसिस करना बड़ी बात है। अब आपने मान लो 2 मॉक दे दिए, आपने उसका एनालिसिस ही नहीं किया, तो आप उसके बारे में चेंजेस कैसे करोगे अपनी प्रिपरेशन में। टाइम चाहिए होता है ना उसको एनालाइज करने में भी। तो आप पर डे 1 मॉक दो, उसके बाद रिपीट मत करो, मॉक दो, एनालिसिस करो और जो गलती नजर आए उसको रेक्टिफाई करो, साथ ही साथ ठीक कर दो। समझ पा रहे हो। रिवीजन को शॉर्ट नोट से करें बैच वाले या खुद का फुल नोट से करें। बेटा शॉर्ट नोट्स अगर आपने खुद बनाए हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि हर बच्चे के लिए शॉर्ट नोट्स की डेफिनेशन अलग होती है। तो अगर आपको लगे कि मेरे लिए ये चीज वर्क करती है तो आप वैसे करो, पर कायदे में तो अगर ऑर्गेनिक का रिवीजन का आप पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से ये चीज बेस्ट रहेगी, ये चीज बेस्ट रहेगी, बेस्ट, ये चीज बेस्ट रहेगी। सर ऑर्गेनिक के बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। सार्थक बेटा आप ये देखो कि पूरे बायोमोलिक्यूल के नहीं बन रहे कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक के नहीं बन रहे। ऐसा तो नहीं होगा आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा ईमानदारी से, 2 लेक्चर थे बायोमोलिक्यूल के और दोनों लेक्चर को देखने के बाद भी सवाल नहीं बन रहे, तब तो दिक्कत है बेटा, तब आपने लेक्चर अच्छे से नहीं देखे मतलब। क्योंकि जितना कंटेंट मैंने बायोमोलिक्यूल के दोनों लेक्चर में दिया है उसका तो एडवांस लेवल का भी सवाल होगा तो वो भी बनना चाहिए। इतना कंटेंट उसमें कवर किया है बायोमोलिक्यूल के 2 लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आपके बायोमोलिक्यूल को लेक्चर को देखकर सवाल नहीं बन रहे, इसका मतलब या तो आपने जल्दबाजी में लेक्चर देखा है, खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर देखा, तो आप एक बार वापस रिवाइज कर लें, ठीक है। सर मेंस का 2 या आरटीएस प्लस एमआईपी, हां कंफ्यूज हूं। इस समय पर आप 2 चीजें कर सकते हो। अगर जिन बच्चों के पास ऑलरेडी आरटीएस है, रियल टेस्ट सीरीज, तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। और कुछ बच्चों के पास अगर आरटीएस नहीं है तो आप पुराने जेईई मेंस के पेपर को एज अ मॉक दे सकते हो, ठीक है। हाँ सर कैन आई लीव आयनिक इक्विलिब्रियम, आई कैन नॉट रिमेंबर फॉर्मूलाज। बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं,
आपको कई बार ऐसा लगता है कि सर पूरा चैप्टर ही टफ होता है। मुझे जरा एक बात सभी बच्चे ईमानदारी से बताएं, क्या पूरा चैप्टर टफ होता है कि चैप्टर के सब टॉपिक टफ होते हैं? पूरा चैप्टर तो टफ नहीं होता। जैसे मान लो मुझे अपने समय पर वेक्टर थ्योरी बहुत पसंद था और मुझे पीएनसी में दिक्कत होती थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पूरा पीएनसी छोड़ कर गया था। पीएनसी छोड़ना कोई पूरा सॉल्यूशन नहीं है। सब टॉपिक जो टफ लगता है उसको आप स्किप कर सकते हो, पर कुछ चीजें हर चैप्टर में ऐसी होती हैं जो करी जा सकती हैं। तो सब टॉपिक टफ होते हैं, पूरा चैप्टर टफ नहीं होता। तो आईने का अगर आप छोड़ने का मन बना रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ तो देखकर जाओ। मान लो आपकी शिफ्ट में बेसिक लेवल का सवाल आ गया और वो आपको पता था कि ये तो फॉर्मूला लगाकर ही हो जाता, तो क्यों उसको छोड़ना है? क्यों छोड़ना है उस चीज को, है ना? तो पूरा चैप्टर कोई बच्चा छोड़ने गलती ना करे। मैं ये बार-बार हर बच्चे को बोल रहा हूं, चाहे आपका 21, 22, 23, 24, 28 कभी भी आपका पेपर हो, तो मैं आपसे एक ही चीज का मतलब एक ही चीज आपको करना चाहता हूं, कोई बच्चा पूरा चैप्टर ना छोड़े भाई। चैप्टर के सब टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, पर कुछ चीजें तो देखकर जाओ, बेसिक बेसिक बातें देखकर जाओ। ऐसा ना हो कि आपको यही ना पता हो कि ग्रेनाड रिएजेंट ऑर्गेनिक का कोई बात नहीं बेटा। चिराग ऐसा हो सकता है कि आप 100% सिलेबस करके ना जा रहे हो, आपने ज्यादा चैप्टर ना किए हो। अच्छा एक बात और होती है, जैसे डिपेंड करता है कि जो मॉक आप दे रहे हो, देखो कई बार क्या होता है ना, जिन बच्चों के मॉक टेस्ट पेपर में नंबर कम आ रहे हैं, सपोज जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे मॉक टेस्ट पेपर में नंबर कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होगा, मान लो आपका सिलेबस का जो कवरेज है वो लगभग 80 to 80% होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपने सिलेबस को कवर किया है 80 to 85% और आपने 15% टॉपिक छोड़ दिए सपोज, और जो आप मॉक टेस्ट देने गए उस मॉक टेस्ट में उसी छोड़े हुए टॉपिक के सवाल ज्यादा थे, ऐसा हो सकता है, इसलिए आपके मार्क्स कम रह गए, इसलिए मार्क्स कम रह गए। कई बार ऐसा भी होता है अपने साथ, है ना? तो आप देखकर चलना, उसमें आप निश्चिंत रहो। मतलब मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप अपना 100% एफर्ट दो। ये चीज मैं आप सभी से कमिटमेंट चाहता हूं। क्या मैं आप सभी से कमिटमेंट ले सकता हूं क्या कि आपका 100% एफर्ट होगा? आपके एफर्ट में 100% दिखेगा मुझे एफर्ट। मतलब ऐसा ना हो आप अपने 100% पोटेंशियल पर काम करो, आउटकम जो भी आए, आउटकम जो भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। आउटकम से सीखेंगे, आउटकम से सीखेंगे, लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। ये एक तरह का रोड मैप है आपका। जो भी आउटकम आया उससे सीखेंगे, सीखेंगे तो इंप्रूवमेंट करेंगे, और इंप्रूवमेंट करेंगे तो जो अप्रैल अटेम्प्ट है अपना, जो अपना अप्रैल अटेम्प्ट होगा उसमें अच्छे से मचाएंगे, उसमें अच्छे से मचाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, समझ गए? हाँ जी। तो सिलेबस कवरेज कई बार अपना ज्यादा या कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इस बात पर बुरा मत मानना या इस बात पर टेंशन मत लेना कि सर मेरा 80 to 85% सिलेबस पूरा हुआ है, पर सर मेरा 15 से 20% सिलेबस बचा हुआ है। यानी हमारी आदत क्या होती है, ह्यूमन माइंडसेट क्या होता है कि जो चीज बची है उस पर ज्यादा सोचते हैं और जो चीज कवर कर ली उसको देखते ही नहीं है। भाई जो चीज कवर कर ली है उसको बार बार रिवाइज करो ना, बार बार रिवाइज करो, क्या दिक्कत है? ठीक है? सर पीडब्ल्यू के मॉक इजी लगते हैं, उसे करूं या पीवाईक्यू का दूं? बेटा आप दोनों कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। पर एक्चुअल अगर आपको चेक करना है तो आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को एज अ मॉक दो, आप उनको एज अ मॉक दो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है? हाँ सर बैच के शॉर्ट नोट्स में चीजें मिसिंग है, री अपलोड करवा दो। बेटा एक बार मैं क्या देता हूं, एक बार मैं बोल देता हूं, आप मुझे बता दो कौन से चैप्टर के आपको लगता है कि बचे हुए हैं, है ना अभिनव? सर जेई एडवांस की स्ट्रेटजी बोर्ड के बाद क्या रखे? बेटा पहले एक बार जरा आप जेई मेंस को टारगेट करो। अभी मेरा ध्यान एडवांस पर तो कम है, अभी मेरा ध्यान पहले तो आपको मेंस निकलवाने पर ज्यादा है, क्योंकि एडवांस का रास्ता भी बेटा मेंस से होके जाता है। और अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर मैं तो एडवांस के लिए ही फोकस कर रहा हूं, तो बेटा जेई मेंस का सिलेबस और एडवांस का सिलेबस सेम ही होता है, सिवाय दो चैप्टर के। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि जेई मेंस में अगर एसएन1 के रिएक्शन के अंदर हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि जो रिएक्शन डबल स्टेप होती है, टू स्टेप होती है, वो एडवांस में जाकर सिंगल स्टेप हो जाती होगी। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना? हाँ तो बस वही कह रहा हूं मैं, सिलेबस तो सेम ही होता है, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में डिफरेंस आता है। मतलब कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर एडवांस की तैयारी कैसे करूं? मैंने कहा एडवांस की तैयारी कैसे करूं तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। अरे आप जब पढ़ रहे थे तो आपका सिलेबस तो सेम ही है ना दोनों का, तो आपने मेंस लेवल तक अपना बेस बना लिया, अब उसको अप करने का टाइम है, तो सवाल के लेवल को इंप्रूव कर दो। सर पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, बेटा देखो पेट में गुड़गुड़ तो उसके भी होगा, पेट में गुड़गुड़ तो उसके भी होता है जिसकी मेंस में रैंक बनानी है, जिसका 100% आएगा। पेट में गुड़गुड़ होना एक सीरियस एस्पिरेंट की निशानी है। अगर आप इस समय पर नर्वस फील कर रहे हैं तो नर्वसनेस होना यानी इट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी एस्पिरेंट, हेल्दी एंड सीरियस एस्पिरेंट की निशानी होता है वो तो। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। आप तो ऐसा सोचो कि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं ऑफलाइन में, वो बच्चे ये कहते हैं कि सर मुझे तो टेंशन ही नहीं हो रही। एक दिन भाई ने आके बोला कि सर मुझे तो चिंता ही नहीं हो रही सर पेपर की। अगले दिन आके बोला कि सर मुझे चिंता हो गई। मैंने कहा किस चीज की? कि मुझे चिंता ही नहीं हो रही। मतलब मुझे पेपर की टेंशन नहीं है, ये सोचकर टेंशन हो रही है। बताओ, तब आप सोचो भाई कोई चीज की टेंशन है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है? अब आपको हो रही है तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, वो होगा बेटा। जिसको जिसकी रैंक 1 भी आनी है मेंस में वो भी करता है, वो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेट में गुड़गुड़ होगी, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना 100% एफर्ट दो, अपने 100% पोटेंशियल पर खेलो, आउटकम जो भी आएगा उससे सीखो, उसमें इंप्रूवमेंट करो और अप्रैल अटेम्प्ट में मचाओ। समझ पा रहे हो क्या बोलो? हाँ सर क्या आप 26 को आओगे सर? थोड़ा अच्छा होता। कहां पर आऊं बेटा, कहां पर आऊं? हाँ सोनू कुमार सही बात है सर, ये क्या बात हुई? अरे बेटा आपको नहीं पता ना, आप तो बस अपने दोस्तों से बात करते हो। मैं तो ना जाने एक एकेडमिक सेशन में कितने बच्चों से मुलाकात करता हूं, तो मुझे हर बच्चे का अपना अपना कंसर्न पता होता है। हर बच्चा मुझे एक नई चीज आके बताता है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे टेंशन नहीं होती, तो मुझे इसी चीज की टेंशन हो जाती है। मतलब हर चीज डिस्कशन में आती है, तो तभी तो मैं आपको बेटर चीजें बता पाता हूं ना। हाँ सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, अभी बोर्ड का है। अभी बोर्ड तो बेटा अभी लेट होंगे ना आपके, मार्च में होंगे बोर्ड या फेब में होंगे। अभी तो आप फोकस कर सकते हो। पापा गुस्सा कर रहे हैं, प्लीज हेल्प। क्या बोल रहे हैं बेटा पापा? विकास साफी जी क्या बोलते हैं पापा? सर ड्रॉप लूंगा मैं बेटा, अभी से ऐसा मत सोचो। क्या नाम है भाई का? देवंजन सिन्हा। आप अभी 12th में हो बेटा? बेटा इसके बाद तो पीएसआर जी, तो इसके बाद तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा मेरे को, है ना? तो मैंने इसलिए सोचा कि जिन बच्चों का, हाँ वो कार्तिक बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी सीरीज आप देखें वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्लीज, है ना? जो भी वन शॉट सेशन आप लें या जो भी रिवीजन सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं, वो रिवीजन पर्पस के लिए देखें, उसको कंसेप्ट बिल्डिंग की तरह मत लेकर चलें। दैट इज नॉट अ कंसेप्ट बिल्डर, दैट इज रिवीजन। वो रिवीजन के लिए होगा, रिवीजन के लिए बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। सर टेंशन हो रही है बायो के क्वेश्चन ना पूछ ले एग्जाम में। अबे बेटा बायो की पूछेगा दूसरी पार्टी के में जा रहा है, नीट का पेपर देने जा रहा है। सेकंड ड्रॉपर है एनआईटी ट्रिची वाले, कोई बात नहीं बेटा, आपके पास तो और भी ज्यादा अनुभव है। बोलते हैं कि
मार्क्स कम आने पर, अरे बेटा वो सिर्फ कहते हैं, कोई बात, वो बस आपको अपनी लिमिट को पुश करने को कहते हैं। पेरेंट्स अगर आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो वो बस आपको लिमिट पुश करने को बोल रहे हैं और उनका कोई और सेंस नहीं है बात का, कोई और सेंस नहीं है, वो बस आपको लिमिट को पुश करने के लिए बोल रहे हैं। रिवीजन कैसे और कहां से स्टार्ट करें और कैसे करें, बेटा अभी मैंने बताया आपको रिवीजन करने का एकमात्र तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाकी सब्जेक्ट का अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ओसी का अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा ओसी का जो रिवीजन है, जो सेशन ऑलरेडी मैंने लिया था, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई होप सभी बच्चों ने उसको देख लिया होगा, वो बेटर तरीका रिवाइज करने का, दिस इज द बेटर अप्रोच टू रिवाइज ओसी, ठीक है। हाँ अब बेटा अभी करेंगे, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, पीसी कर लें एक बार मैं पता कर लेता हूं कि हो जाएगी क्या। बोर्ड के लिए कुछ बताओ ना सर, बेटा बोर्ड के लिए क्या बताएं, पीसी हो जाएगी वीडियो कॉल, अभी कर रहे हैं बेटा, अभी कर रहे हैं, अभी कर देते हैं, एक बार कनेक्ट करवा लेता हूं फिर करते हैं। सर मैं ड्रॉपर हूं, मेरे मार्क्स कमा रहे हैं, बेटा कितने आ रहे हैं वही पूछ रहा हूं ना। हाई वेटेज टॉपिक तो बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, हाई वेटेज टॉपिक तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। हाई वेटेज टॉपिक तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, यही बेटा हाई वेटेज टॉपिक है, यही तो है हाई वेटेज टॉपिक, और क्या है, इसको तो प्रायोरिटी बेसिस पर करके जाओ आप। कौन आया? हेलो। हाँ जी बेटा, सर आवाज आ रही है क्या? आ रही है बेटा, आप अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम वैष्णवी है। अच्छा हाँ, यही बोल रही थी, बोर्ड के लिए बताओ सर। हाँ सर, तो टेंशन आ रहा है क्योंकि अभी तो स्कूल में प्रैक्टिकल भी चल रहा है फाइनल, और तो मेरे 22 को पेपर भी है अभी जेईई का, वैष्णवी बहुत टेंशन हो रहा है। 22 को जेईई मेंस का पेपर है, बोर्ड कब से है? बोर्ड 10th से है, अभी तो लेट है ना, फिर अभी तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अभी तो कोई रिवीजन नहीं, एक रिवीजन भी बाकी है। मुझे एक बात बताओ, आपने जेईई की तैयारी करने के लिए 12th का सिलेबस कवर किया है ना? हाँ तो फिर क्या टेंशन है, जब आपने मेंस लेवल तक का प्रिपेयर किया तो बोर्ड के सवाल तो बस सब्जेक्टिव होते हैं, उनके लिए तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आओ और उसके बेसिस पर देखो कि सवाल को कैसे लिखते हैं। आपकी ये मेन दिक्कत आ सकती है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे बोर्ड को लेकर थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं, मैं उनके लिए एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने, आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रही है बेटा, आ रही है। आप, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं और जो अपने बोर्ड के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो बोर्ड की तैयारी कोई अलग से नहीं होगी, बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आ रही बेटा, आ रही है आपकी आवाज। हेलो। और कोई बच्चा है? मिहिर, गौरी, अभिनव, अभिनव, पीएसआर, वेदांत। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो बच्चे अभी 12th के अंदर हैं और जो बोर्ड की टेंशन ले रहे हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्टिव का तरीका एनसीईआरटी के इंटेक्स प्रॉब्लम से देखिए कि किस तरह से सवाल को फ्रेम करते हैं, ठीक है। बोर्ड इजी होते हैं, मैंने 5 दिन में ही 86.67 आ गए थे। हाँ बेटा, क्योंकि आपका टारगेट 75 के ऊपर ही है, तो 75 के ऊपर का टारगेट का मतलब मेरे लिए तो 75 इज एज गुड एज 95, क्योंकि आपको तो बेसिक एलिजिबिलिटी को पार करना है। आपको किसी को ये तो प्रूव नहीं करना ना कि मेरे बोर्ड में 98% आए, आपको तो बेसिक एलिजिबिलिटी को क्लियर करना है, तो उसमें आप निश्चिंत रहो, तो आपके मार्क्स वैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। भाई साहब कैसे हैं आप? भाई को दिख रहा है हम सर, सब सब्जेक्ट फील्डिंग सेट है, दद्दू का आशीर्वाद चाहिए बेटा, आशीर्वाद तो मेरा आप सभी के साथ है बहुत बहुत। हेलो बेटा, कैसा है, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज कौन बोल रहा है? हाँ एक तो इतने सारे, हेलो बेटा, शायद कुछ इसके अंदर वीडियो कॉल में कुछ इशू आ रहा है, तो एक काम करते हैं अपन वैसी चर्चा कर लेते हैं, है ना, कुछ शायद इशू आ रहा होगा। आपको चैट में तो मेरी आवाज मतलब प्रॉपर आप तक मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच पा रही है ना, एक बार आप ये बता दो प्लीज। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर आ रही है? वैसे वैसे आपको सुन रहा है क्या लाइव के अंदर? लाइव के अंदर तो आपको सुन रहा है, शायद वो वीडियो कॉल के अंदर कुछ इशू आ रहा होगा वॉइस का, वैसे तो आवाज आ रही है ना आपको? एक बार चैट में बताना यार। हाँ इंटरनेट इशू आ रहा है, हाँ वो थोड़ा सा लगा है मेरे को, तो अपन चलो ऐसी चर्चा कर लेते हैं। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपना 100% दो। आप ऐसा मत सोचो कि सर मेरे बोर्ड हैं, मैंने सिलेबस कवर कम किया है, मेरे बगल वाले ने ज्यादा सिलेबस कर लिया है, मेरे मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे उतने क्यों नहीं आ रहे, सबके इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। पहली बात तो इस समय पर अपने आप को बाकियों से कंपेयर करना बंद कर दो। आप जो कर रहे हो वो बेहतरीन कर रहे हो, पर कोशिश करो कि जब आप अपना जेईई मेंस का एग्जाम देकर बाहर निकलो, तब आपके दिमाग में यह ना चले कि मैं और अच्छा कर सकता था, मैं और अच्छा कर सकती थी, मैं अपने पोटेंशियल पर नहीं लेकर गया। तो सभी बच्चे बस एक चीज का ध्यान रखें, आपको अपने 100% पोटेंशियल पर खेलना है, आपको एफर्ट में कोई कमी नहीं रखनी। सिलेबस कवरेज में कमी होगी चल जाएगा, पर एफर्ट में कमी ना हो, मैं ये चाहता हूं आपसे। कोई बच्चा ये ना कहे सर मैं तो 80% एफर्ट लगाऊंगा, 80% सिलेबस करके जाओगे चल जाएगा, पर एफर्ट तो आपको 100% लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? सर टेंशन हो रही है कि एग्जाम सेंटर में बेंच बेकार मिल गई तो, अरे बेटा एक फेमस इंसान का फेमस प्रोवर्ब है, क्या है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, यू कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल। ये मैंने आपको बताया था ना क्लास में,
तो उन्हीं चीजों को आप कंट्रोल करो जो आपके हाथ में है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर मुझे इस चीज की टेंशन हो गई कि बेंच कैसा मिलेगा, मुझे सर इस चीज की टेंशन हो गई कि पता नहीं मेरा सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा, मुझे इस चीज की टेंशन हो गई क्या सर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट आ गई तो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर तो बहुत दूर है, पता नहीं मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे बेटा जो चीज अभी हुई नहीं है उसको सोचकर क्यों टेंशन लेते हो, जो चीज अभी हुई नहीं है उसको सोचकर क्यों टेंशन लेते हो। आपको तो बस उन चीजों पर फोकस करना है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी यू कैन ओनली कंट्रोल दोज थिंग विच आर कंट्रोलेबल। समझ रहे हो बात को? हाँ